21वीं सदी की जिस वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर पश्चिम को अटूट भरोसा था, वही व्यवस्था आज खुद सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई देती है। हालिया घटनाओं ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और जिन सैन्य गठबंधनों को अडिग माना जाता था, वे अब अपनी ही नीतियों से जूझ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस द्वारा उठाया गया ताजा कदम केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पश्चिमी सुरक्षा ढांचे को दी गई सीधी चुनौती है। 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप ने नाटो के नेतृत्व में जिस आक्रामक रणनीति को अपनाया, उसने अफगानिस्तान और अरब दुनिया को दशकों तक युद्ध में झोंके रखा। उस समय नाटो की एकजुटता निर्विवाद थी, लेकिन आज वही संगठन अपने फैसलों और दायित्वों को लेकर असहज नजर आ रहा है। बीते 72 घंटों में यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर हुए रूसी ड्रोन हमलों ने इसी बदले हुए यथार्थ को उजागर किया। इन हमलों में तुर्की की 3 शिप्स पूरी तरह नष्ट हो गईं, जो यूक्रेनी सेना के लिए जरूरी सैन्य और लॉजिस्टिक सप्लाई लेकर वहां खड़ी थीं। यह हमला तकनीकी सटीकता, खुफिया तैयारी और रणनीतिक संदेश तीनों स्तरों पर रूस की क्षमता को दर्शाता है, जबकि पश्चिमी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी सामने लाता है। ओडेसा पोर्ट यूक्रेन के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि पश्चिमी समर्थन की जीवन रेखा है। इसे अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां बहुस्तरीय वायु रक्षा और निगरानी तंत्र तैनात हैं। इसके बावजूद रूसी ड्रोन पोर्ट के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे और विदेशी शिप्स को निशाना बना सके, जिससे सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस हमले की सबसे अहम बात यह है कि पहली बार रूस ने यूक्रेन संघर्ष में किसी नाटो सदस्य देश से जुड़ी संपत्तियों को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाया है। तुर्की नाटो का पूर्ण सदस्य है और उसकी शिप्स पर हमला पूरे गठबंधन की विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है। नाटो चार्टर का आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा की गारंटी देता है, लेकिन इस मामले में संगठन की प्रतिक्रिया ने भ्रम पैदा कर दिया है। अब तक न तो कोई ठोस सैन्य कदम उठाया गया है और न ही कोई एकजुट राजनीतिक रुख सामने आया है। जर्मनी समेत कुछ देशों ने यह तर्क दिया है कि हमला नाटो क्षेत्र में नहीं हुआ, क्योंकि तुर्की की शिप्स एक गैर नाटो देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मौजूद थी। यही कानूनी बारीकियां नाटो के भीतर गहरी असहमति को उजागर करती हैं। तुर्की के लिए यह स्थिति राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर बेहद असहज है। इस घटनाक्रम का असर केवल तुर्की तक सीमित नहीं है। रोमानिया, एस्टोनिया और लातविया जैसे छोटे नाटो सदस्य देशों में भी चिंता बढ़ गई है। उन्हें यह डर सताने लगा है कि यदि भविष्य में रूस उनके खिलाफ कोई कदम उठाता है, तो क्या नाटो तब भी ऐसे ही कानूनी तर्कों के पीछे छिपता रहेगा। रूस के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक रणनीतिक परीक्षण था, यह जानने के लिए कि नाटो किस हद तक प्रतिक्रिया देने को तैयार है। फिलहाल मॉस्को को यही संकेत मिला है कि गठबंधन सीधे सैन्य टकराव से बचना चाहता है। यही संकेत भविष्य में रूस को और अधिक आक्रामक बना सकता है। अमेरिका की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में सवालों के घेरे में है। यूक्रेन युद्ध को लेकर उसकी प्राथमिकताएं बदली हुई दिखाई देती हैं और यूरोपीय देश बिना अमेरिकी नेतृत्व के खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। नाटो की सैन्य और राजनीतिक संरचना लंबे समय से अमेरिकी समर्थन पर निर्भर रही है और उसी समर्थन में आई कमी अब साफ नजर आने लगी है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस अब उन देशों को भी सीधी चेतावनी दे रहा है जो यूक्रेन को सैन्य या तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। ओडेसा पर हुआ हमला इसी व्यापक रणनीति का संकेत माना जा रहा है। साथ ही इसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और ब्लैक सी क्षेत्र के नाजुक संतुलन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस हमले में ड्रोन तकनीक का जिस स्तर पर उपयोग हुआ है, वह भविष्य के युद्धों की दिशा तय करता नजर आता है। कम लागत, उच्च सटीकता और न्यूनतम जोखिम,
इससे पारंपरिक नौसैनिक ताकत की अवधारणा पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर यह घटना यूरोप के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रही। यदि नाटो ने अपनी कानूनी, सैन्य और रणनीतिक नीतियों पर समय रहते पुनर्विचार नहीं किया, तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में उसकी भूमिका लगातार कमजोर होती चली जाएगी। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।